स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपका इन्वायरमेंट एजुकेशन सब्जेक्ट का है। यह कानपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित डिटेल्ड वीडियो है। इसमें प्रत्येक लाइन में कई क्वेश्चन के आंसर छिपे हुए हैं, इसलिए इसे कंसंट्रेट करके समझने की ज़रूरत है। इसे ध्यानपूर्वक कई बार पूरा देखें, सुने व इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। साथ ही इसे अपने सभी फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड व ग्रुप में शेयर करें। यह वीडियो सभी बीएड स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही उपयोगी होगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियो में। जीव दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व वन्य जीव दिवस है ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व धरोहर दिवस 28 अप्रैल, विश्व धरोहर दिवस 28 अप्रैल। आगे बात करते हैं, देखिए विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई होता है। वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इससे। देखिए ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक चलता है। वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक चलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आवासीय दिवस 5 अक्टूबर। विश्व आवासीय दिवस 5 अक्टूबर। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 24 नवंबर। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 24 नवंबर को मनाते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक। विश्व संरक्षण दिवस 3 दिसंबर। विश्व संरक्षण दिवस 3 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर। जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर। पर्यावरण शब्द परि एवं आवरण शब्दों की संधि से बना है। भाई परि और आवरण के मिलने से क्या बना? पर्यावरण। परि और आवरण के मिलने से क्या बना? पर्यावरण बना। जिसमें ये जो परि है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा या ढका हुआ। आवरण का क्या अर्थ होता है? आवरण का अर्थ होता है घेरा या ढका हुआ। ठीक है, आवरण, किसी के ऊपर आवरण चढ़ाना यानी कि उसको घेर लेना, कवर कर लेना पूरा। पर्यावरण का अर्थ क्या हुआ? चारों तरफ से घेरना या चारों तरफ से ढका हुआ। ठीक है, बात क्लियर हुई। पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट है, एनवायरन नहीं होता, एनवायरमेंट है। जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है। जो हमारा शब्द एनवायरमेंट है ये कहाँ से आया? ये एनवायरोनेर से आया है। ठीक है, और जो एनवायरोनेर है ये हमारा फ्रेंच का शब्द है।
इसका अर्थ होता है पड़ोस। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पड़ोस। पर्यावरण को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पर्यावरण को 4 क्षेत्रों में, एक तो हमारा स्थल मंडल हो गया, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कई बार ऑप्शन 3 दे देगा, एक कह देगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो आपको चूज करना पड़ेगा। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ में। और अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने पहले स्थल मंडल की बात की है। किसकी बात? स्थल मंडल की बात की है। तो पृथ्वी का लगभग 1/3, कितना? 1/3 यानी कि 29% भाग स्थल मंडल है। पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लीजिए। पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी कि 29% भाग स्थल मंडल है और पृथ्वी का लगभग 2/3 यानी कि 71% भाग जल से ढका हुआ है। कितना? 71% भाग जल से ढका हुआ है। अब बात करते हैं, स्थल मंडल की बात कर ली, जल मंडल। अब वायुमंडल की बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद जो वायु का आवरण है उसको वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देखिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु, कौन? स्थल, जल और वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं वो जैव मंडल होता है। क्या होता है? वो हमारा जैव मंडल होता है। हमने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जैव मंडल की भी बात की, वायुमंडल की भी बात की। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल सबकी बात कर ली। अब देखिए, जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। कौन सा मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है? तो वो आपका जैव मंडल है। ठीक है, आपको जैव मंडल और जो है कि जीव मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल करके ऑप्शन दे देगा, आप उसमें जैव मंडल टिक करके आएंगे। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है डैश जैव मंडल। कौन करता है? जैव मंडल करता है। पर्यावरण जैविक और अजैविक, किसका? पर्यावरण हमारा जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण है, होता है। किसका? पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। अच्छा, हमारे वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन से संबंधित। जो हमारा चिपको आंदोलन है ये पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया था और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। पॉइंट टू बी नोटेड, चिपको आंदोलन बहुत पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी, पर्यावरण संरक्षण हेतु हुई थी, पर्यावरण को बचाने के लिए हुई थी। इसमें लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, है ना। चिपको आंदोलन जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1973 में। किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्यों चलाया गया? पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया था। ऐसी क्लासेस यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेंगी। देखिए, चिपको आंदोलन दक्षिण में अपिको आंदोलन, क्या नाम था? अपिको आंदोलन के रूप में उभर करके सामने आया। अपिको आंदोलन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चिपको ही आंदोलन उसी का परिवर्तित रूप है, परिवर्तित रूप नहीं, उसी का एक वही एक रूप है, अपिको आंदोलन के रूप में उभर करके सामने आया। नाम बदल गया अपिको आंदोलन। अपिको जो है ये कन्नड़ भाषा का शब्द है। अपिको जो है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है जो कि कन्नड़ में चिपको का पर्यायवाची है। ठीक है, यानी कि इधर चिपको उधर अपिको नाम है उसका। ओके, पर्यावरण संबंधी जागरूकता का यह आंदोलन अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ। ये जो आपका अपिको है ना, अपिको आंदोलन जो है ये जागरूकता से संबंधित है ना। और अगस्त 1983 में, कब? अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। और जो अपिको आंदोलन है
इसके प्रणेता पांडुरंग हेगड़े हैं। कौन है प्रणेता? कौन है? पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हुई आपको? चिपको और अपिको दोनों समझ में आ गए? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट है। जो पौधे नाइट्रोजन को जिस रूप में प्राप्त करते हैं वह क्या होता है? नाइट्रेट। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आप टिक क्या करके आएंगे? टिक करेंगे वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक है। जीवाणु और कवक जो हैं ये पृथ्वी के अपमार्जक हैं। प्लास्टिक जो है यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, पर्यावरण का दुश्मन है। प्लास्टिक क्या है? पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। कौन? प्लास्टिक। आगे बात करते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण, यानी कि जब आप पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए घूमने के लिए जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, किसी क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आप प्रत्यक्ष अनुभव लेना चाह रहे हैं, है ना। जैसे अभी आप बैठ करके क्या है, सुन रहे हैं, बातों को, चीजों को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप भ्रमण के लिए जाएंगे तो वो आपके लिए प्रत्यक्ष अनुभव होगा, जहाँ पे आप अपनी ज्ञानेंद्रियों का भी यूज करेंगे, है ना। वो आपका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और हमारे पर्यावरण में जहाँ आप देख भी पाएंगे, चीजों को सुन भी पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। पर्यावरण में सबसे अधिक किस गैस का सांद्रण है? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वातावरण एवं जीव समुदाय का। वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओइकोस व लोगोस से मानी जाती है। इकोलॉजी कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति जो है कि ग्रीक भाषा के ओइकोस और लोगोस से मानी जाती है। बात क्लियर हुई? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में रेटर ने किया था। क्या है पॉइंट? पॉइंट है कि पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में रेटर ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। बात दोनों सेम लिखिए, देखो यहाँ पे इतना अंतर है। जो पारिस्थितिकी शब्द है यहाँ पे पारिस्थितिकी शब्द है और यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जो पारिस्थितिकी शब्द है इसका प्रयोग रेटर ने किया था और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले अर्नेस्ट हैकल थे। पारिस्थितिकी की परिभाषा देने वाले जो थे वो अर्नेस्ट हैकल थे। कौन थे? अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, जैविक और अजैविक। मेडॉक्स ने पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दिशा कहा है। किसने? मेडॉक्स ने। क्या कहा है? पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दिशा माना है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। जो पारिस्थितिक तंत्र है यह प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट वन पॉइंट है, देखिए क्रियात्मक इकाई है। क्या है? क्रियात्मक इकाई। वे जंतु जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं। वे जंतु जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं वे सर्वभक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी कहलाते हैं। मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। जो मृतोपजीवी कवक हैं एवं जीवाणु, मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु
अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। देखिए, वे एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, इकोसिस्टम। खाद्य श्रृंखला क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता, जो स्थानांतरण का जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या? इकोसिस्टम कहलाता है। पौधों द्वारा कार्बन का जैविक भंडारण होता है। पौधों द्वारा कार्बन का क्या होता है? जैविक भंडारण होता है। सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से मिलता है। सभी जीवों को भोजन कहाँ से मिलता है? वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण कर रहे हो या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण कर रहे हो, लेकिन भोजन को कौन दे रहा है? पौधे दे रहे हैं, पेड़ पौधे दे रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, जड़ द्वारा, तने द्वारा, फूल द्वारा। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। टिक क्या करके आएंगे? पत्तियों के द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पौधे हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पौधे हैं। कौन है? हरे पौधे हैं। पौधों का जो प्रजनन अंग है वह फूल होता है। पौधों का प्रजनन अंग फूल होता है। एच फिटिंग के अकॉर्डिंग जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। एच फिटिंग कहते हैं कि जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग ही पर्यावरण है। ईजे रॉय पर्यावरणिक बाह्य शक्ति है। पर्यावरणिक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ऐसा ईजे रॉय कहते हैं। पर्यावरण शिक्षा से सचेतना, जागरूकता व व्यवहारिकता का विकास होता है। पर्यावरण शिक्षा से सचेतना, जागरूकता व व्यवहारिकता का ज्ञान होता है। पर्यावरण शिक्षा से ज्ञान होता है किसका? सचेतना का, जागरूकता का, व्यवहारिकता का, इन सभी का। तो वहां पे आप टिक करेंगे ये सभी का। अगर कहीं ये तीन ऑप्शन दे दे, एक अलग दे दे और कह दे कि पर्यावरण शिक्षा से सचेतना किसका ज्ञान नहीं होता है, तो आप उसको टिक करेंगे, है ना। तो अगर ये चीज आपको याद है तो आप सही करके आएंगे। पूर्व प्राथमिक स्तर से पर्यावरण शिक्षा देना प्रारंभ कर दी जाती है। पूर्व प्राथमिक स्तर से पर्यावरण शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहते हैं। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध कैसी संकल्पना है? एक धनात्मक संकल्पना है। एक धनात्मक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ तैयार की गई है। किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी का कलेक्शन है ना। चलिए, अब बाकी आप समझ भी पा रहे होंगे कि कैसी क्लास है आपके लिए। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय, हाँ, प्रतंत्र में मानव जो है वो सर्वाहारी है। मानव कैसा है? मानव सर्वाहारी है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए यूएसए देश सर्वाधिक उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस गैसों के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट रूंग्स स्मिथ ने की थी। अम्लीय वर्षा की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट रूंगस स्मिथ थे। सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा स्वीडन में 1972 में हुई थी। सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा स्वीडन में 1972 में हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अम्लीय वर्षा कारखानों से होती है। कहां से? अम्लीय वर्षा कारखानों से। अम्लीय वर्षा होती है, चार ऑप्शन होंगे, कारखानों से, घरों से, कॉलेजों से। कहां से? तो कारखानों से या पेड़ पौधों से। अम्लीय वर्षा से हमारा जलमंडल, हमारा जीव मंडल, भवन एवं मूर्तियां, ये सभी प्रभावित होते हैं। किससे? अम्लीय वर्षा से। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण हरित गृह प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है वो हरित गृह प्रभाव है। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। जो नॉर्वे देश है हमारा, वहाँ सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है।
मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्लास्टिक है। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्लास्टिक है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की जो है ना, ध्वनि प्रदूषण हमारा 80 से 90 डेसिबल ध्वनि होने से होता है। अगर हमारी ध्वनि प्रदूषण 80 से 90 है, अगर ध्वनि हमारी 80 से 90 डेसिबल है तो वहां पे ध्वनि प्रदूषण होता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वे पॉलीमर से बनी होती हैं जो नष्ट नहीं होता है। आगे बात करते हैं। देखिए, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर अंकलेश्वर है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? अंकलेश्वर है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सीता अशोक वृक्ष, नाम देखिए क्या है, सीता अशोक वृक्ष को उपयुक्त माना गया है कि अगर सीता अशोक वृक्ष होता है वह धूल प्रदूषण को रोकने के लिए हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण कैसे कम हो सकता है? जितने ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे हमारा वायु प्रदूषण कम होता चला जाएगा। वायु प्रदूषण का मेन कारण धुआं होता है। धुएं से वायु प्रदूषण अधिक फैलता है। वायुमंडल में ओजोन परत समताप मंडल में विद्यमान है। वायुमंडल में जो हमारी ओजोन परत है वो कहाँ है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, अयन मंडल में। कहाँ है? तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो हमारी समताप मंडल में है। कहाँ है? समताप मंडल में है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। क्या है? ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए, वनों के विनाश को वनोन्मूलन कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? वनों के विनाश को वनोन्मूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वनों के विनाश को वनोन्मूलन कहते हैं। देखिए, वन्य जीवों का विनाश वनोन्मूलन का प्रभाव है। वन्य जीवों का जो विनाश हो रहा है वह वनोन्मूलन का ही प्रभाव है। वनों के संरक्षण हेतु वर्ष 1980 में कानून बनाया गया। वनों के संरक्षण के लिए ही, वनों को बचाव के लिए ही 1980 में कानून बनाया गया था। अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल सोख लेता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सोख लेता है? वायुमंडल सोख लेता है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो इनको वायुमंडल सोख लेता है। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। कौन? ग्रीन हाउस गैसें हो गई, ओजोन परत का क्षरण हो गया, प्रदूषण, ये सारे जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट जरूर करके जाएंगे आप। पृथ्वी पर अधिकांश पीने योग्य जो जल है वह हिमशैल के रूप में उपलब्ध है।